जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक तो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अपनी स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने में। दूसरी चीज कि यहाँ पे फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं उसका क्या रीजन है ना। क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज्यादा बच्चे भरते हैं, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप सभी बच्चों का नहीं आता है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है ना। और यदि आप एक मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते हैं तो आपके लिए क्या महत्व है ये मैं समझ सकता हूँ स्कॉलरशिप का। कुछ बच्चों का तो यूं हाल होता है, खासकर जो इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों के साथ ये सीन हो जाता है कि अगर उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो नेक्स्ट वर्ष वो पढ़ भी नहीं पाते। कई बच्चे इसी वजह से पढ़ाई भी ड्रॉप कर देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाए और क्या वो रीजंस है जिनके वजह से यूपी स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो बच्चों के रिजेक्ट हो जाते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है, रिजेक्ट नहीं होगा, स्कॉलरशिप 100% मिल जाएगी। वो कैसे आप यहाँ पे कर पाओगे, कैसे आपको जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आपके यूपी स्कॉलरशिप की, उसकी जानकारी हम आपको आज के इस सेशन में देंगे। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है यहाँ पे कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स सही अटैच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि रिजेक्ट क्यों होता है, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन रिजेक्शन भी डॉक्यूमेंट्स के वजह से ही मेनली यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रिजेक्शन का रीजन है वो है आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र जैसा कि कॉलेज के टीचरों से और अन्य अध्यापकों और कई लोगों से आप सुनेंगे कि जो आय प्रमाण पत्र है वो पिता का लगेगा। किसका? पिता का लगेगा, या पिता का लगाने के लिए रिकमेंड किया जाता है ना, पिता का यानी फादर का। और ये भी रीजन दिया जाता है आपको वहां पे कि फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाइए क्योंकि आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है। बट ये एकदम से गलत है। गलत क्यों हो जाता है, ध्यान से सुनिए। आप अपने पिता के, आप क्या हो सकते हैं, 2 या 3 भाई बहन हो सकते हैं, और सभी आज के समय में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं। सभी की शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप आवश्यक होता है। तो जब आप 2 या 3 भाई बहन हो और एक साथ, अब फादर तो तीनों के एक ही हैं और एक इनकम सर्टिफिकेट है, सॉफ्टवेयर भी यूपी स्कॉलरशिप का एक ही है। चाहे आप 12वीं में लगाओ, चाहे 10 में लगाओ, या फिर आप यहाँ पे उसको किसी कोर्स डिप्लोमा में या डिग्री में लगाओ, लेकिन यहाँ पे आपका वो इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट तो हो जाएगा ना। इसी वजह से फॉर्म जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो आय प्रमाण पत्र जब आपको अपने फॉर्म में भरने के लिए जब आएगा ऑप्शन, तो वहां पर आपको आय प्रमाण पत्र अपना दे करके यहाँ पे फिल करना है और ना कि यहाँ पे अपने पिता का यानी फादर का, ठीक है। यदि आप 2 या 3 भाई बहन नहीं हो, आप इकलौते हो, तो आप लगा सकते हो। आप अगर आप सिर्फ इस यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो आप लगा सकते हो, आपका पास हो जाएगा, वो वेरीफाई भी हो जाएगा, आपके फादर का भी लगेगा, तब भी कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपके ही आपका जो इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है वही इनकम सर्टिफिकेट किसी और की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में लगाया जाता है, तो ऐसे में 100% रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, क्योंकि वो डुप्लीकेट माना जाता है, ठीक है। और ये कब पता चलता है? जब करेक्शन आता है। करेक्शन में जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, जब पहले चरण का पैसा बच्चों को ट्रांसफर होने लगता है, तब पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आय प्रमाण पत्र अपना ही लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र आप लेटेस्ट रखिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र क्या करिए, लेटेस्ट रखिए, प्रयास करिए कि करंट ईयर में ही बना हुआ हो, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र।
अब इसमें खासकर समस्या किस बच्चों को होती है, जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को समस्या होती है, क्योंकि इनका हर 3 वर्ष में रिन्यूअल होता है ये जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अगर जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तब भी स्कॉलरशिप जो है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या एससी एसटी से बिलोंग करते हो, नहीं लगाते हो, तो भी आप यहाँ पे वंचित रह जाओगे। ठीक है, तो एक रीजन आपका, दूसरा रीजन जो है ये बन जाता है। ठीक है, तीसरा क्या रीजन हो सकता है, आपकी फीस रसीद की सही जानकारी ना, या रजिस्ट्रेशन नंबर का सही जानकारी न भरे होने की वजह से भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं उनको पता होता नहीं है, तो वो जब साइबर कैफे वगैरह से भरवाने जाते हैं फॉर्म, तो वहां रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे 000 फिल करके चले आते हैं और साइबर कैफे वाला फिल भी कर देता है। बाद में क्या होता है, ये आपका रिजेक्ट हो जाता है, जो है यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन या इनवैलिड बता करके आपका रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए आपके कॉलेज से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया जाता है, जैसे मान लो कोई डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 और 21 22 या 43 ऐसे करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, या कोई और भी कॉलेज स्तर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर हर बच्चे का बनाया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपकी फीस रिसिप्ट कॉलेज से जो पक्का बिल मिलता है, पक्का जो रसीद मिलती है, उस रसीद पे मेंशन होता है आपका, उसको उसको अटैच करना होता है आपको, और उसका जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन, वो आपको वहां पर अटैच करना होता है, लगाना होता है। ठीक है, इसके अलावा वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस, यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं भरने में, तो वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस की वजह से भी आपका क्या होता है, यहाँ पे रिफंडेबल फीस जो होता है, ये अगर आप सही नहीं डालते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जैसे एडेड कॉलेजों की फीस जो है वो 19,936 जमा हुई होगी बच्चों की, लेकिन उनकी जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो 19,436 रुपए जो है अमाउंट है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप 19,436 रुपए आप भरोगे तो स्कॉलरशिप आएगी, नहीं भरोगे तो इस वजह से भी, इस कारण से भी रिजेक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है, और रीजन ये हो सकता है कि आपने 12th किया, 12th के बाद आपने पिछले साल बीए किया, बीए में आपने स्कॉलरशिप भरा, और आप इस साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए, और पॉलिटेक्निक में भी आप यहाँ पे डिप्लोमा में भी जो है फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या एक साथ दो कोर्स में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जैसे कहीं से आप बीए भी कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, कहीं से दोनों जगह से अप्लाई करेंगे, दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों में से कहीं आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये इतने कारण है मुख्य, जो जिनकी वजह से जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तीसरी चीज, आप बहुत ज्यादा लेट में या लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे, तो आपका लास्ट डेट में, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में, तो आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफर करने तक अगर बजट खत्म हो गया तब भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, यानी बजट अगर ओवर हो गया तब भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और ये होता है हर साल, बहुत सारे बच्चों के आप यहाँ पे स्टेटस में देखोगे स्कॉलरशिप के, कि वहां लिखा हुआ है वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमिटी, बट स्कॉलरशिप आती नहीं है। उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने फॉर्म डिले भरा होता है। और ये जो रिजेक्शन मैं बता रहा हूँ ना, रिजेक्शन आपका होता है, तो आप इसको करेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन करेक्ट करते करते आपका इतना समय लग जाता है कि तब तक वो अमाउंट ट्रांसफर होते होते आप तक, नंबर आपका जब तक आता है तब तक बजट होता ही नहीं है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप जो है रुक जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। यदि आप यहाँ पे गलती करते हो तो निश्चित तौर पे स्कॉलरशिप से आप वंचित रह जाओगे। ठीक है, इतने मुख्य चीजें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने चाहिए अपना यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ऑफिशियल साइट भी इसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास रेडी होना चाहिए, तो सबसे पहला तो भैया जाति प्रमाण पत्र आपको रेडी रखना है। यदि आप कहाँ से हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये रेडी रखना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर आप भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी आपको रेडी रखना है, ईडब्ल्यूएस अगर आप भरते हैं तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये अगर आपको लगता है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस आप रेडी रखिए। दूसरा, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है नवीनतम यानी लेटेस्ट जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
निवास का यहाँ आवश्यकता नहीं लगती है, निवास नहीं लगता है। तीसरा यहाँ पे आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और आपके सभी जो जानकारियां है, जो आपका डिटेल्स है, उसमें आपका सही मतलब सेम जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, आपका पैसा कब नहीं आता है, एक और चीज है कि आपका अगर पिछले यानी गत वर्ष में, यानी आपने या तो पिछले वर्ष 10 पास किया हो या 12th पास किया हो, इसमें अगर 68.6% से कम है तब भी आपकी स्कॉलरशिप जो है नहीं आएगी। मतलब ये हर साल जो है तय किया जाता है कि कितना मिनिमम पिछले वर्ष में आपका पास आउट परसेंटेज होना चाहिए जिसके आधार पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे तय होता है, इस चीज को भी जो है देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपका जो है वो लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। आधार लिंक बैंक अकाउंट, ठीक है। आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यानी आपके आधार से आपका बैंक अगर लिंक नहीं है तो अभी जाकर के आप अकाउंट जो है खुलवा लीजिए, ठीक है। आप अभी अकाउंट खुलवा लीजिए और अपने जो है आधार लिंक्ड या आधार या फुल केवाईसी जिसको कहते हैं, फुल केवाईसी आप करवा लो, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको करवाना है ना। इसमें देखो मैपिंग भी एक होती है, कॉलेज से निर्देश आएगा कि आप अपने अकाउंट में मैपिंग करवा लीजिए, है ना। तो मैपिंग भी आप साथ के साथ करवा लेना, अपनी आधार की मैपिंग अपने अकाउंट में। मैपिंग आवश्यक होती है, अगर मैपिंग नहीं होती है तो आपका जो सरकार पैसा भेजती है आपके खाते में, वो भेजती है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। ये डीबीटी सफल नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा और आपका अमाउंट जारी होने के बावजूद भी आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना आपके पास आवश्यक है और फुल केवाईसी और मैपिंग होनी चाहिए आधार की आपके बैंक अकाउंट में, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जाति आय आधार कार्ड, आपके कॉलेज की फीस रसीद होनी चाहिए, फीस रसीद हो या ना हो, ठीक है। इसमें नॉन रिफंडेबल फीस आपको पता होना चाहिए, ये मौखिक रूप से मैं बोल दे रहा हूं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें फीस रसीद में आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अपने कॉलेज का जो भी होगा आपका, वो आप यहाँ पे रखना। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से आप सही सही यहाँ पे भर देना, ठीक है। आईएफएससी कोड भरते समय 0 की जगह पे ओ की जगह पे 0 कई बार बच्चे भर देते हैं, तो इस बात का जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप ध्यान रखिएगा। एक फोटो आपको लगेगी यहाँ पे, ठीक है। एक फोटो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे सिग्नेचर साइन जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सफिशिएंट है, इसके आधार पे आप अपने जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपके आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर वही आधार नंबर यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय यहाँ पे आप इसको यूज करिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और रिजेक्शन के रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है फॉर्म बच्चों के रिजेक्ट होते हैं, स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आ पाती। तो ये जो आप वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कैसे आप कर पाएंगे यहाँ पे अपना फॉर्म कैसे भर पाएंगे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है आपका scholarship.up.gov.in, इसी के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका scholarship.up.gov.in पे आपको विजिट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे अभी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 2023-24 के लिए फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले SC ST के लिए अलग दिया हुआ है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए अलग दिया हुआ है, माइनर कैटेगरी के लिए अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो फॉर्म भरोगे वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में भरोगे। जो भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक वाले, वो इसमें भरेंगे, BA BSc और अदर वाले भी, ठीक है। इंटरमीडिएट में 12 तक के बच्चे और प्री मैट्रिक में कक्षा 9 और 10 के बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो हमने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। इसको ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स लगेंगे वो हमें यहाँ पे फिल करने होंगे।
तो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए वी आर सॉरी लिख करके आ रहा है। जैसे ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है और आपके अकाउंट में 100% आपकी स्कॉलरशिप जो है रीइंबर्समेंट हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, मतलब आपकी फी रीइंबर्स हो जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन कैसा लगा और आपको इससे कितनी मदद मिली है। साथ में आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो एंड अपडेट सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।